नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस बार के चुनाव में, जी हां, लोकसभा चुनाव में बीजेपी लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ऐसी घिर गई है कि चुनाव बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। 2014 में बीजेपी विकास, खासकर गुजरात मॉडल वाले विकास के नाम पर सत्ता में आई थी, आप याद कीजिए। फिर 2019 में राष्ट्रवाद की लहर ने बीजेपी को जीत दिलाई, लेकिन इस बार बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र की लहर उठ खड़ी हुई है। इस लोकतंत्र की लहर को उठाने में इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि विपक्षी मोर्चा जनता को यह समझाने में कामयाब रहा है कि अगर इस बार बीजेपी को नहीं हराया तो फिर लोकतंत्र हार जाएगा। आज आपने देखा कि इंदौर में जिस तरह कांग्रेस प्रत्याशी का नाम वापस करवाकर उसे बीजेपी में शामिल करवाया गया, उससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि बीजेपी लोकतंत्र को हाईजैक करने में लगी हुई है। हालांकि बीजेपी के इस खतरनाक खेल के बावजूद इंडिया गठबंधन के नेता पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि और ज्यादा मजबूती से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आरक्षण पर एक बड़ी बात रखी। राहुल गांधी ने आरक्षण को केवल संवैधानिक व्यवस्था तक सीमित न करके उसे एक सोच बताया और फिर लोगों को समझाया कि बीजेपी किस तरह आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है। राहुल का यह बयान सुनिए। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। रिजर्वेशन एक सोच है। रिजर्वेशन का मतलब हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। इन्होंने, देखिए, जब ये किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी। जैसे ही पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में ना एक दलित को, ना एक आदिवासी को, ना एक पिछड़े को जगह मिलती है। यह सच्चाई है। तो राहुल की इस बात में दम है, क्योंकि जब सरकार नौकरी देगी तब सेना में युवाओं की भर्ती होगी। जब हर काम की जिम्मेदारी निजी सेक्टर को नहीं दी जाएगी तो फिर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों सबको उनका हक मिलेगा और सरकार ये हक देगी। लेकिन जब निजी क्षेत्र का दबदबा रहेगा तो फिर इनका हक भी मारा जाएगा, और बीजेपी में यही हो रहा है। इसका मतलब पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। लेकिन बीजेपी और अब तो संघ भी, यानी आरएसएस भी कह रहा है कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि जनता भी खूब समझ रही है कि ऐसी सफाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को क्यों देनी पड़ रही है। दरअसल बीजेपी के खिलाफ जनता का रुख पहले 2 चरणों में साफ हो गया है, और इसीलिए अब बीजेपी का 400 पार वाला जो नारा है वो भी सुनाई नहीं देता। राहुल गांधी ने इस पर भी तंज कसा है। राहुल गांधी ने 400 पार को लेकर आज क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार। अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने, कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, गरीबों के अधिकार की बात कर रहे हैं बार बार, आरक्षण की बात और संविधान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी बार बार। राहुल गांधी ने पहले 180 सीटों का अनुमान बीजेपी के लिए लगाया था, अब 150 भी मुश्किल बता रहे हैं।
और शायद बीजेपी भी यही मान रही है, इसीलिए अब वो कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा होने से रोकने की साजिशें रच रही है। आज सूरत वाला कांड इंदौर में दोहराया गया है और यहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम का नाम वापस करवाकर उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। मोदी अब तक कांग्रेस का नाम लेकर लोगों को डरा रहे थे कि कांग्रेस वाले आपके मंगलसूत्र, बाजरे के डिब्बों में रखा आपका सोना सब ढूंढ लेंगे, एक्सरे करेंगे और छीन लेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी कांग्रेस का एक्सरे करके उसके कमजोर नेताओं को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और फिर छीन रहे हैं। इंदौर की आज की घटना इसका सबूत है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके मोदी 150 सीटों से ज्यादा सीटें लाने की जुगत में लगे हुए हैं, जुगत भिड़ा रहे हैं, या फिर लोगों को बता रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव हैं और इसके बाद बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही का निशान लगाने का मौका नहीं मिलेगा। सूरत में लोगों को तो मौका नहीं मिला चुनाव का, मतदान करने का, और अब शायद इंदौर के लोगों को भी न मिले। तो क्या मोदी की कोशिश वाकई लोकतंत्र को खत्म करने की है? क्या कांग्रेस मोदी की इस कोशिश को नाकाम करेगी? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल और है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी, भीड़ अच्छी खासी है, ये कर्नाटक है, कर्नाटक का हासन क्षेत्र है और यहीं से ये जो गोल घेरे में एक सफ़ेद लिबास में इंसान दिखाई दे रहा है, जो बीच बीच में गोल घेरे में आ रहा है, अभी फिर से आएगा। इस इंसान का, ये तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन अभी वो जो दूसरा इंसान दिखाई देगा जो गोल घेरे में, पिंक घेरे में, ये इस इंसान का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। जी हाँ, प्रज्वल रेवन्ना नाम है और ये देवे गौड़ा, जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा के पोते हैं। ये सांसद हैं इसी हासन से, फिर से प्रत्याशी हैं और इनके लिए नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं। पहले ये वोट मांगते हुए सुन लीजिए अचानक इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं, सूरत इंदौर होते हुए कर्नाटक का हासन क्यों चल रहा हूं और क्यों लोकतंत्र को खत्म करने की बात हो रही है, क्यों नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब कुछ सुनेंगे। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी को सुनिए यहां क्या कुछ कह रहे हैं भाषण में, सुनिए। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। तो हासन से प्रज्वल रेवन्ना, ये प्रज्वल रेवन्ना साहब भाग गए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, ये देश छोड़ के भाग गए, जर्मनी भाग गए हैं। और क्यों भागे हैं? क्योंकि 1 2 3 4 नहीं, गिनती करते जाइए, 2700 तक गिनती करके उसके आगे बढ़िए और तब थोड़ा सा ठहरिए। ये 1 2 नहीं बल्कि 2700 से ज्यादा सेक्स स्कैंडल के इनके वीडियो हैं। यानी ये एक नंबर का लफाज आदमी है और ये भाग गया है। इनके लिए सम्मान सूचक वर्ड कहने की जरूरत नहीं है। एसआईटी का गठन हो गया है लेकिन ये भाग गया। आज प्रियंका गांधी थी कर्नाटक में, आज प्रियंका गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। इसी मसले पर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है।
जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। तो समझ गए दोस्तों क्या कुछ चल रहा है इस देश में। इस चुनाव के बीच एक सांसद हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म करके 2700 से ज्यादा इसके वीडियो तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये भाग जाता है। बीजेपी इन्हीं की पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है कर्नाटक में, और एनडीए का प्रत्याशी, जेडीएस का नेता, सांसद इसके लिए वोट मांग रहे थे नरेंद्र मोदी। 26 तारीख को वोटिंग हो गई है कर्नाटक के इस हासन क्षेत्र में, और ये भाग गया। प्रधानमंत्री को, बीजेपी को, उनकी सरकार को बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मैं 3 दिन के लिए अपनी बेटी से मिलने गई तो प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, सब ने यहाँ पे हंगामा खड़ा कर दिया था। ये सब कुछ आप लोगों ने सुना था। प्रियंका विदेश गई हैं, विदेश गई हैं, विदेश गई हैं, ये चल रहा था। लेकिन यहाँ सवाल यही उठता है कि आखिर किस हिसाब से इस चुनाव को आप जीतना चाहते हैं। 180 नहीं बल्कि अब 150 सीटों का सीटें तक ही आएंगी, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर परिस्थितियां जो बदलती दिखाई दे रही हैं वो ये है कि ये चुनाव किसी और दिशा में मोल्ड करने की कोशिश हो रही है, और खासकर नरेंद्र मोदी के जरिए लगातार बातें अलग अलग ढंग से। और इन सब के बीच आप ये भी देखिए कि चुनाव आयोग के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, और विपक्ष के नेता आज भी गए थे चुनाव आयोग से मिलने। एक नहीं बल्कि 20, 21 वहां पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा के आए हैं। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे हिदायत न देकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे कोई शिकायत न करके, सीधे कोई नोटिस न थमा के उनकी पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस थमाता है। क्या इतनी हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग को कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस दे? देश में बस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सब कानून के और उस दायरे में आते हैं जहां वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, कल को प्रधानमंत्री की भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन यहां आखिर किस दबाव में है चुनाव आयोग, किस दबाव के साथ चुनाव करवाया जा रहा है? सूरत का सूरत हाल आपने देख लिया, अब इंदौर का हाल भी आज आपने सुन लिया कि इंदौर में कैसे कांग्रेस के प्रत्याशी को खरीद लिया गया, बीजेपी में शामिल कर दिया गया। आखिर इस हिसाब से ये चुनाव जीतना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, या कुछ और है? या क्या सेल्फ गोल में बुरी तरह फंस गई है भाजपा? अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? सेल्फ गोल यही सब तो है। आइए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं क्या है ये सेल्फ गोल। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। सीधा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आना चाहता हूँ। इंदौर से जुड़े हुए हैं, और इंदौर का सूरत हाल जो है इनसे बेहतर कौन बताएगा। लेकिन इंदौर होते हुए अगर हम हासन तक पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर है, हासन में जो हो रहा है। लेकिन इंदौर भी इसलिए क्योंकि इस देश में आखिर किस हिसाब से इस चुनाव को आप जीतना चाहते हैं? खरीद फरोख्त करके? उसकी शुरुआत आपने चंडीगढ़ से की थी, सूरत, फिर आपने देख लिया खजुराहो में, और अब इंदौर में देख रहे हैं आप। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कुछ हुआ है? आखिर क्या है ये मामला, और यहां से इस चुनाव को किस दिशा में जाते हुए आप देखते हैं? राजीव जी, इंदौर में चुनाव जो हो रहा है वो बड़ा ही एक अजीबोगरीब मोड़ पर पहुंच गया है। आजादी के बाद पहली बार हो रहा है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं है।
कांग्रेस का प्रत्याशी अक्षय बम आज अचानक निर्वाचन कार्यालय पहुंचा बीजेपी के एक विधायक रमेश मेंदोला के साथ, और उसने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इस नामांकन पत्र को वापस लेने के साथ ही इंदौर में अब कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं बचा है, क्योंकि आमतौर पे जो बड़ी पार्टियां होती है वो एक अपने उम्मीदवार के साथ 2-3 डमी उम्मीदवार भी खड़े करती है, ताकि अगर एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाए या कोई तकनीकी बाधा आ जाए तो वैकल्पिक उम्मीदवार रखती है। इंदौर में मोती सिंह पटेल नाम के एक सज्जन को, जो मिल्क फेडरेशन के बड़े नेता हैं, कारपोरेट सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर के बड़े नेता हैं, उन्हें डमी उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना नामांकन पत्र जमा किया था। लेकिन नामांकन पत्र जमा करने के बाद जब जांच होती है नॉमिनेशन की, उस नॉमिनेशन फॉर्म की जांच में कांग्रेस के डमी उम्मीदवार का फॉर्म कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उनके फॉर्म में गलत जानकारी थी, ऐसा जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है। हुआ यह था कि उन्होंने अपने फॉर्म में, मोती सिंह जी ने अपने फॉर्म में कांग्रेस का प्रत्याशी अपने आप को लिख दिया था, और पार्टियां जब किसी को ऑफिशियल उम्मीदवार बनाती है तो एक निर्धारित फॉर्म है, वो फॉर्म जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होता है, जो जिसमें पार्टी की अधिकृत सील लगी होती है। तो जब पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार अक्षय बम को बनाया तो अक्षय बम को कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया और डमी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो कांग्रेस ने उनके नाम की अनुशंसा नहीं की थी। तो इस तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में अब कांग्रेस का कोई भी अधिकृत उम्मीदवार नहीं है। इंदौर में जो चुनाव हो रहा है वो सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर का चुनाव था। हमेशा यही होता आया है, कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर होती रही है। लेकिन ये कुछ वैसा ही है जो सूरत में हुआ और खजुराहो में हुआ, चंडीगढ़ में जिस तरह की बात है, क्योंकि अक्षय बम ने कोई अपना नामांकन ऐसे चुपचाप जाकर वापस नहीं लिया। 17 साल पुराने उन पर 3 प्रकरण चल रहे थे। 3 दिन पहले उनके एक प्रकरण में पुलिस ने धारा बदल दी और उन्हें 307 का आपराधिक मामले का आरोपी भी बना दिया। कहते हैं कि इसके बाद उन्हें इशारा किया गया कि ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है, सीबीआई भी है, आपने अपनी घोषित संपत्ति 68 करोड़ रुपए बताई है, 15 लाख रुपए की घड़ी आप पहनते हैं, और आपकी कई शहरों में बड़ी जमीनें हैं, आपके कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो सब कारोबार आपका खतरे में पड़ जाएगा। तो अक्षय बम को ये समझाइश दी गई और कहते हैं कि धमकी भी दी गई कि अगर नामांकन वापस नहीं लिया तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, इसकी कल्पना कर लो। और कहते हैं कि कल रात को बीजेपी के पूर्व महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के एक होटल में उन्हें बुलाया और उन्हें अपनी मंशा बताई कि आप अपना नामांकन पत्र वापस ले लीजिए। आज 11 बजे जब जिला निर्वाचन कार्यालय खुला तो विधायक रमेश मेंदोला, पार्टी के नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कुछ कार्यकर्ता अक्षय बम को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। वहां कैलाश विजयवर्गीय कार्यालय के भीतर नहीं गए, गाड़ी में ही रहे, लेकिन रमेश मेंदोला उनके साथ गए और उन्होंने आवेदन दिया कि मेरा नामांकन वापस कर दीजिए, मैं उम्मीदवारी नहीं चाहता। जी, ये फुटेज हम लोग देख रहे हैं, ये फुटेज देख रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, यही फुटेज, यही साहब हैं अक्षय बम। हाँ यही जी। और सवाल यह कि ये कोई पार्टी के बहुत प्रतिबद्ध नेता नहीं है, बड़ी जोड़ तोड़ करके इन्होंने टिकट पाया था और इनको टिकट देने से पार्टी में कई लोग नाराज भी थे। जी, अभी आपने खबर दिखाई थी कि कुछ दिनों पहले एक महत्वपूर्ण नेता इंदौर में है, संजय शुक्ला, जो पहले इंदौर में विधायक थे और माना जाता था कि वे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। जी। लेकिन अचानक उन्हें एक मामले में 140 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया जाता है कि आप ये 140 करोड़ रुपए जमा कीजिए, क्योंकि आपकी खदानों ने, आपने खदानों के कारोबार में ये रॉयल्टी नहीं चुकाई है। कहते हैं कि इसके बाद संजय शुक्ला
उन्होंने भी पाला बदल लिया और वो बीजेपी में चले गए। तो जाहिर है जो उम्मीदवार था वो बीजेपी में पहले ही जा चुका था, उम्मीदवारी जिसकी सशक्त मानी जाती थी। इसके अलावा महू से एक दो नेता, बड़े नेता हैं जो बीजेपी में जा चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। एक अंतर सिंह दरबार जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, और एक रामकिशोर शुक्ला जो कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस तरह कांग्रेस के लोगों की तोड़फोड़ बीजेपी में बड़े पैमाने पर चल रही है, और जहां भी कोई भी मौका मिलता है बीजेपी उसे छोड़ना नहीं चाहती। राजीव जी, इसमें अब एक बड़ा भारी पेच ये है, लोगों का ये मानना है कि इंदौर में पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी लगभग 5.5 लाख वोटों के अंतर से जीता था जी। ऐसे में कई लोग ये मानते थे कि शायद बीजेपी के लिए इंदौर की जंग इतनी बड़ी नहीं है, बीजेपी जीत जाएगी, ये माना जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में लोग कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के उम्मीदवारों को उनको पार्टी में लाने के लिए बीजेपी ये हथकंडे क्यों अपना रही है। इंदौर में भले ही बीजेपी के उम्मीदवार के वोटों का अंतर बढ़ जाए जी, लेकिन नैतिकता के मामले में अब बीजेपी की फजीयत होने वाली है देश भर में। सवाल यह है कि अगर किसी के घर चोरी हो जाए तो जो अपराधी है, जो चोर है, उसे पुलिस पकड़ते, उससे पूछते कि आपने चोरी क्यों की। जिसके घर चोरी होती उससे नहीं पूछा जाता कि आपने किस कंपनी का ताला लगाया था, कितना मोटा ताला था, कितनी मोटी सांकल थी, ये दीगर बात है। लेकिन पड़ताल तो होगी। जो मतदाता पुलिस वाला है, जो निर्णायक है पूरे देश का मतदाता, वो ये बात तो कहेगा कि बीजेपी के नेताओं से कि आखिर ऐसी क्या गरज पड़ी थी कि आप तमाम कांग्रेस विहीन भारत करने के बजाय सारे कांग्रेसियों को भाजपा में लाने की तैयारी कर रहे हैं जी। इसके परिणाम खुद बीजेपी में भी बहुत होने वाले हैं, ये अलग बात है। लेकिन आज इसके इस घटनाक्रम से पूरी तरह बिफर गए। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कांग्रेस का जो उम्मीदवार बीजेपी में गया उसके घर पर सुरक्षा लगानी पड़ी। तमाम नेताओं ने उसे आश्वासन दिया। जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी पर दबाव डाला गया, उसे डराया धमकाया गया, उसे एक मामले में उसकी धारा बदली और कई मामलों में और फंसाने की धमकी दी गई, इसलिए उन्होंने ये किया होगा, ये जीतू पटवारी का कहना है। लेकिन इसकी व्यापक प्रतिक्रिया इंदौर में हुई है और देश में भी प्रतिक्रिया हुई है। आपने जो बातें कही कि पूरे देश में जिस तरह लोकतंत्र को किडनैप करने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश, सूरज जैसी कोशिश तो इंदौर में हो नहीं पाएगी कि कोई चुनाव ही ना हो, क्योंकि अभी भी 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुछ निर्दलीय हैं, कुछ छोटी मोटी स्थानीय पार्टियों के नेता हैं, लेकिन चुनाव तो होंगे। ये बात तय कि सूरत के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है नोटा वाले प्रकरण में, तो इतना आसान खेल नहीं है। लेकिन पूरी देश में, पूरे ही भारत में बीजेपी इस मामले में बुरी तरह फंस गई है, एक्सपोज हो गई है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी बुरी तरह फंस गई है पूरे इस एपिसोड में। एक तरफ देखिए सूरत की घटना, वहां क्या कुछ होता है, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी का जो नॉमिनेशन है वो खारिज हो जाता है। और ऐसे ही उससे पहले आपने देखा था कि इसी मध्य प्रदेश के खजुराहो में क्या हुआ था। वहां समाजवादी पार्टी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी को खजुराहो की सीट दी गई थी और वहां खजुराहो का जो कैंडिडेट थी उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया जाता है। खजुराहो से इसकी शुरुआत होती है इस लोकसभा चुनाव में और उसके बाद वो सूरत तक, सूरत में आनन फानन में बिल्कुल तमाम जो 8 कैंडिडेट वो बैठ जाते हैं। एक कैंडिडेट का, जो कांग्रेस का कैंडिडेट, उसका नामांकन खारिज होता है और नोटा रहते हुए थमा दिया जाता है सर्टिफिकेट बीजेपी के प्रत्याशी को। तो चुनाव होने से पहले, रिजल्ट 4 तारीख को आना है, उससे पहले बीजेपी में 1+ हो जाता है, यानी कि एक प्रत्याशी उसका जीत जाता है, जीत उसकी घोषित हो जाती है। उसके बाद अब दूसरा नंबर आता है इंदौर का। इंदौर में आज जो कुछ हुआ, जो तस्वीरें आप लोग देख रहे थे, इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, जरा उनको फिर से ले आइए स्क्रीन पे। जो ये जो आगे जो जा रहे हैं साहब, नेहरू जैकेट पहने हुए, वो ग्रे कलर का, वो ये छोटे कद के, इनके पीछे एक साहब हैं, वो ये बीजेपी जो हाथ पकड़े हुए हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं, ये लेके आ रहे हैं। और यहाँ और बाहर
कोई और इंतजार कर रहा है इनका। खैर, लेकिन अंदर जाके अपना नॉमिनेशन वापस करते हैं। नॉमिनेशन वापस करने के पीछे की कहानी क्या है वो हमारे साथी सीधे इंदौर से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता रहे थे। और प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत एक गंभीर चर्चा है। क्या इस जी प्रकाश जी, उन्होंने एक बात और जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस लिया और तत्काल रमेश मेंदोला विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ बीजेपी के कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और दूसरे कई नेता वहां मौजूद थे। यानी उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि मैंने नामांकन तो वापस लिया ही है, मैं बीजेपी के साथ हूं। यानी बेशर्मी, बेहयाई की इंतहा राजनीति में हुई। अभी एक नेता ने कहा कि उनका चरित्र जो है वो नगर वधुओं से भी बदतर रहा है, एक नेता का। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि राजनीति में जो व्यक्ति लोकतंत्र की बात करता था, और इसके पहले विचित्र बात यह है कि इंदौर में जितने भी तमाम कार्यक्रम होते हैं, प्रेस क्लब के और दूसरे कार्यक्रम, उनमें इंदौर के प्रमुख उम्मीदवारों को बातचीत के लिए बुलाया गया। अक्षय बम हर कार्यक्रम में पहुंचे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे अब तक, और शंकर लालवानी जो बीजेपी के उम्मीदवार है किसी भी कार्यक्रम में नहीं गए। यानी शंकर लालवानी बीजेपी के उम्मीदवार ने, जो अभी सांसद भी हैं वर्तमान में, पिछले सत्र में चुने गए थे, उनके सामने अक्षय बम ने बात कही कि देखिए मेरे बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा मत नहीं करता क्योंकि उसके पास जनमत नहीं है, लोगों की राय। तो ये बेहयाई की इंतहा भी इंदौर के लोगों ने देख ली। बिल्कुल बिल्कुल, इंदौर के लोगों ने बेहयाई की इंतहा देखी है, और वैसे ही बेहयाई की इंतहा जो है सूरत के लोगों ने भी देखी। और लेकिन क्या इस लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है? दूसरी तरफ एक और भी बेहयाई की इंतहा देखिए, जहां हम उधर अगर बढ़ते कर्नाटक में, तो हासन का जो कर्नाटक के हासन, जी हां, हासन का जो एमपी है, जो पोता है, ग्रैंड सन ऑफ एचडी देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री, वो एक नहीं बल्कि हजारों महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है और वो भाग जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से उसके लिए चुनाव में वोट मांग रहे होते हैं। और अभी प्रियंका गांधी ने जो बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए अगर 3 दिन के लिए बाहर चली जाती हूं, तो ये तमाम नेता जो हैं वो यहां सब कुछ पता लगा के बैठे रहते हैं और हल्ला मचाते हैं, लेकिन ये बंदा अगर यहां से चला गया तो किसी को पता तक नहीं चला। तो ये राजनीति है, किस ढंग की राजनीति है आखिर? कैसे देखा जाए इस राजनीति को? शकील अख्तर जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। राजीव जी, अभी प्रकाश जी जो कह रहे थे नगर वधु वाली बात, तो हम बता देते हैं, और हो सके तो आप वो ट्वीट भी दिखा दीजिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा का ट्वीट है, और बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने अक्षय बम की निंदा की है और उनकी तुलना, जैसा कि प्रकाश जी कह रहे थे, नगर वधुओं से कही है, और कहा है कि तुम बम नहीं, तुम फुस बम निकले। तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस में जितनी कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है, उतनी प्रकाश जी सही कह रहे थे कि वहां की जनता में ही हो रही है। अभी जो राहुल गांधी ने कहा, और उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कि ये लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब यही था। लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र का मतलब जो है वो है वोट की ताकत। जनता के पास अगर वोट की ताकत ही नहीं रहेगी तो लोकतंत्र खत्म है जी। और वोट की ताकत, अगर कोई लड़ने वाला ही नहीं होगा, केवल एक ही प्रत्याशी होगा, या कोई अगर लड़ने की कोशिश करेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे या वापस करवा देंगे, तो कहां होगा लोकतंत्र? तो आज ये सूरत के बाद इंदौर ने बहुत अच्छी तरह दिखा दिया। सूरत में ठीक यही कांड हुआ, उसके बाद इंदौर में हुआ,
उससे पहले चंडीगढ़, जहां आदमी पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी, लेकिन बावजूद उसके वो शायद अभी भी गिरफ्तार नहीं है। अनिल मसीह जी। अभी भी गिरफ्तार नहीं है। अगर वो गिरफ्तार हो जाता, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता, वो जेल में होता, तो शायद बाकी लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन आप देखिए, चंडीगढ़, खजुराहो, मध्य प्रदेश में दूसरी घटना है, खजुराहो में किया, फिर सूरत और अब इंदौर, और अभी और आगे कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो एक बीजेपी लाइन चलती है तो फिर उसको आगे और ज्यादा बढ़ाती चली जाती है। तो ये देखना पड़ेगा उन्हें कि किस तरह से जो डमी उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, उनको साथ में लगाएं और अपने उम्मीदवारों के चयन में भी ज्यादा मजबूती दिखाएं, और उनकी जो लॉयल्टी है कांग्रेस के प्रति या दूसरे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखें। इंदौर के प्रत्याशी के बारे में से प्रकाश जी ने काफी बता दिया और कुछ बातें स्पष्ट भी हुई। हम थोड़ा और स्पष्ट करना चाहते हैं कि काफी पैसे वाले प्रत्याशी थे ये, और पैसे वाले प्रत्याशियों को जो जमीनी प्रत्याशी है उनके मुकाबले में प्राथमिकता देना ज्यादातर गलत साबित होता है, और यहां इस केस में हुआ। वहां इंदौर में कई ऐसे प्रत्याशी थे कांग्रेस के जिन्होंने टिकट मांगा भी था, जिन्होंने बाद में कहा भी कि हमारे फॉर्म भी तैयार रखे हुए थे लेकिन हमें टिकट नहीं दिया। तो ये बात भी ध्यान में रखी जाना चाहिए कि अगर आप किसी खास आधार पर टिकट देंगे तो फिर आपको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे अभी दिल्ली का जो केस है कि दिल्ली में जो अरविंद लवली ने अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया और अभी भी बैठे हुए हैं। आज हम देख रहे थे कि एआईसीसी में और दिल्ली प्रदेश का जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां कार्यकर्ता घूम रहे थे कि भाई हमें कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है, चुनाव है, क्या करना है। तो ये स्थिति जो है कांग्रेस को बहुत जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 चरणों के मतदान के बाद में उसका एज बना हुआ है, जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। इस वक्त जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का माहौल बढ़ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी को थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की अगर गलतियां होंगी तो आगे बढ़ेगी। जिस हासन का आप जिक्र कर रहे हैं वो हासन इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री का सगा पोता, उनके बेटे का बेटा है वो, और वो जर्मनी भाग गया इतने बड़े कांडों के बाद में। इससे पहले कितने लोग भागे हैं? राहुल गांधी ने यही तो कहा था ना कि सारे मोदी भाग गए। जब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे, अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवानों का जो मामला था कितना मतलब चर्चित गलत संदर्भों में रहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक में रहा, वो कुश्ती संघ को आपको खत्म करना पड़ा अपने यहां, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी वो पार्टी में है, आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी और अभी तक उस जगह का टिकट आपने अनाउंस नहीं किया है। लोगों को आज भी शंका है कि उसको आप टिकट दे देंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं, और जनता भी इस वक्त जो है वो असली मुद्दों पर बात करना चाह रही है। भाई बीजेपी इसीलिए तो ये सब कर रही है ना, क्यों उसको सूरत करने की जरूरत पड़ी, क्यों उसको इंदौर करने की जरूरत पड़ी? जैसा कि इंदौर का है, सबको मालूम है कि 1989 25 और 10 35 36 साल से वहां बीजेपी जीत रही है लगातार। सोचिए आप, 89 के चुनाव से बीजेपी जीत रही है, यानी कि कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था। उसका भी कारण है, वो भी बीजेपी का अंदरूनी कारण है। देखिए बीजेपी जो आप लिख रहे हैं कि फंसी हुई है, तो ऐसे ही फंसी हुई है कि जो विजय वर्गीय आज लेके आए हैं अक्षय बम को, वो विजय वर्गीय लालवानी का टिकट नहीं चाहते थे वहां पे, और उन्होंने वहां कहा भी था कि इसको टिकट नहीं मिलेगा जी। लालवानी के खिलाफ बीजेपी के काफी लोग इंदौर में काम कर रहे थे, तो बीजेपी को डर तो था
क्योंकि जनता का कोई भरोसा नहीं है। अगर पूरे देश में एक माहौल बनता है तो इंदौर में ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता, चाहे वहां कितने ही सालों से बीजेपी जीत रही हो। तो ये डर बीजेपी के अंदर है और ये जनता का बनाया हुआ डर है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्थिति अच्छी है या बीजेपी कहीं कमजोर दिख रही है तो आप लापरवाही बरत लें। आपको अपने हर चुनाव क्षेत्र में अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। जहां अभी फॉर्म भरे जाना है वहां डमी कैंडिडेट आपको मजबूत देना पड़ेंगे। और इसके अलावा जो टिकट हैं, अभी कुछ टिकट हुए नहीं है, कांग्रेस के ज्यादातर टिकट हो गए हैं, मगर 2 टिकट ऐसे हैं जिसपे देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। अगर वहां इन्होंने कोई गलत प्रयोग किया, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं, मीडिया खास तौर से चर्चा चला रहा है कि कोई चौंकाने वाला नाम होगा, इसको दे देंगे, उसको दे देंगे। अमेठी और रायबरेली प्रयोग करने की जगह नहीं है, ये हम यहां से कह रहे हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं। वहां का कोई भी प्रयोग जो है कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। वहां के लोगों की मांग है, उत्तर प्रदेश के लोगों की मांग है कि अमेठी और रायबरेली से खुद राहुल और प्रियंका चुनाव लड़े। अरे रिजल्ट तो 4 जून के बाद आएगा। 4 जून के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इससे क्या फर्क पड़ता है। मगर 4 जून से पहले पहले तक, जो लास्ट 1 जून को है शायद 7वें चरण का मतदान, तब तक तो माहौल बन जाएगा। आज उस माहौल की जरूरत है। वाराणसी में क्या होगा किसी को मालूम है क्या? एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं ना मोदी जी, लड़ रहे हैं अभी तक एक ही सीट से लड़ रहे हैं। तो भाई आपको अमेठी और रायबरेली छोड़ने के नतीजों के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कांग्रेस को। और वो फिर हम कह रहे हैं, उस शब्द को दोबारा दोहरा रहे हैं, वो प्रयोग करने की जगह नहीं है। कागजों में आपका कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो सकता है, लेकिन वहां पे उस प्रयोग को अगर आप करने जाएंगे तो ये आप इंडिया गठबंधन के साथ भी कांग्रेस के साथ भी आप अच्छा नहीं करेंगे। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। अमेठी रायबरेली इस पर अभी फिर से आएंगे हम, लेकिन उससे पहले जो चर्चा हम कर रहे हैं वो सूरत होते हुए इंदौर और उधर हासन, कर्नाटक का हासन, जहां से प्रज्वल रेवन्ना जो है वो भाग गया है और उसने यौन शोषण, उसके ऊपर जो आरोप हैं, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 2700 से ज़्यादा तो वीडियो फुटेज हैं, और उसके अलावा 1000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ, उनके साथ बलात्कार, यौन शोषण करना, ये सब उसके ऊपर ऐसे सारे आरोप, और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इस 18वीं लोकसभा का चुनाव उस हद तक गिर जाएगा, गिरने जा रहा है? अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, जिस पर हम चिंता जाहिर कर रहे हैं, इससे भी निचले क्रम पे हम देखेंगे क्या लोकतंत्र का चीरहरण होने जा रहा है? क्या इस लोकसभा चुनाव में हम ऐसी चीजें देखेंगे जो हमने आज तक नहीं देखी, और जिसकी शुरुआत हमने देख ली सूरत से, सूरत के बाद आज इंदौर में हमने जो कुछ देखा, एक प्रत्याशी बैठता है और उसके पीछे के कारण अगर उस पता कीजिए तो जैसे अभी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता रहे थे कि कल रात को बुलाया जाता है इस प्रत्याशी को क्या कुछ कहा जाता है और उसके बाद ये अपना नाम वापस लेता है। ऐसे ही इससे पहले वाला जो प्रत्याशी है वो बीजेपी में शामिल हो जाता है ऐन चुनाव का वक्त आने पर, जबकि वो सबसे दमदार प्रत्याशी माना जाता है। आखिर सबको किसी भी प्रकार से अपने अंदर, अपनी पार्टी में शामिल करवा लेना, क्या ये रणनीति का एक दूसरा, यानी कि ये जो चुनाव है उसी आधार पर लड़ा जा रहा है, बीजेपी उसी आधार पर लड़ रही है? क्या बीजेपी ने एक दूसरा मोर्चा खोल रखा है जहां ईवीएम और वीवीपैट में सेटिंग करो ना करो, लेकिन 20-25 सीटें हम पहले से जुगाड़ करके रख लेंगे? ये है। जरा आपके पास आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, कैसे इसको देखते हैं? बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि राहुल गांधी कहते रहे 150 भी नहीं, 150 भी नहीं, यहां हम अगर 50 का इंतजाम ऐसे ही कर लेंगे तो 100 सीट तो लाना है, 200 सीट तो लाना है। एक बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बिना चुनाव हुए एक कैंडिडेट और ये दूसरा भी आ गया। राजीव जी, पहले चर्चा इंदौर की मैं करूंगा, लेकिन पहले चर्चा हासन की करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर बात आई है। प्रधानमंत्री उस दरिंदे का प्रचार कर रहे थे
जिसके ऊपर आरोप हजारों महिलाओं का, 2800-2900 का तो पेन ड्राइव घूम रहा है। मुझे नहीं लगता कि जब ये उनके साथ साठगांठ हो रही थी तो क्या प्रधानमंत्री अनभिज्ञ थे, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि दक्षिण के अखबारों में ये बहुत दिन से चर्चा चल रही थी पेन ड्राइव की। तो और उसकी दरिंदगी आप देखिए कि उसने तो वृद्ध महिलाओं को नहीं छोड़ा, उसने अपनी पार्टी के सहयोगियों के साथ दुष्कर्म किए, बच्चों के साथ किए, जो बातें सामने आ रही हैं। और इतना सनसनीखेज मामला, मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा दरिंदा कोई होगा। बहुत से बाबा लोग अभी जेल में हैं जिनकी ऐसी कहानियां सुनते हैं हम लोग, लेकिन इतना बड़ा एक सेक्स स्कैंडल खुलेगा और उस पर प्रधानमंत्री उसके साथ प्रचार कर रहे हैं और वो निकल गया देश के बाहर। कैसे निकल गया? इमिग्रेशन सेंटर, कस्टम, इमिग्रेशन सब केंद्र सरकार का है। क्या इनको मालूम नहीं था इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? बिल्कुल मालूम रहा होगा। वो कैसे निकल गया बिना साठगांठ के? पहली बात। दूसरी बात, राजीव जी, अगर वो जर्मनी गया है, जैसी खबरें आ रही जी, भारत और जर्मनी के बीच प्रत्यार्पण संधि है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। कोई वांटेड अपराधी है, उसको खिलाफ तुरंत उसको वापस बुला सकती है भारत सरकार जब चाहेगी तो। जी। दूसरी बात, पासपोर्ट रिवोक करना तो भारत सरकार का अधिकार है, वो अधिकार क्षेत्र में आता है। आप पासपोर्ट रिवोक कर दीजिए उसका, जिस भी देश में होगा उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसका ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगा। अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बड़ी चिंता करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बड़ी चिंता करते हैं, तो उनको पासपोर्ट आज रात तक रिवोक कर देना चाहिए। उसका पासपोर्ट उसका निरस्त कर दें। ये तो भारत सरकार कर सकती है, कहां जाएगा भागकर वो? और अगर भारत सरकार, मोदी सरकार ये भी नहीं कर रही है तो फिर तो ये माना जाएगा कि आप भी उसको बचाना चाह रहे हैं। इसका मतलब अगर आप अपराधी को वापस लाने के इच्छुक नहीं है तो बचाना चाह रहे हैं। आपके लिए राजनीति ज्यादा बड़ी है और हजारों महिलाओं का जो यौन शोषण हुआ है वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये एक बहुत गंभीर मामला, जिसमें अगर सीरियस है तो उनको कार्रवाई तुरंत अब तक कर लेनी चाहिए थी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की, पासपोर्ट रिवोक करने की, प्रज्वला रेवन्ना के। दूसरी बात राजीव जी ये कि ये घटना इतनी बड़ी है और अब इसमें और इंफॉर्मेशन से बाहर आएगी। ये केवल कर्नाटक का मामला नहीं, ये पूरे देश का मामला बनेगा। ये चुनाव को प्रभावित करेगा। अभी आधा कर्नाटक को चुनाव में वोट देना बाकी है जी, 7 तारीख को। पूरे कर्नाटक में और पूरे देश में इसकी आग फैलेगी। आप देखिए कितना गुस्सा होगा महिलाओं में। अब मैं बात करता हूं जी जो सूरत से होते हुए इंदौर में हुआ। देखिए जो कुछ भी हो रहा है उसने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव है, जो बहुत सी बातें हो रही हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं कि अगर इस बार तीसरी बार मोदी आए तो अगली बार चुनाव नहीं होगा, इस नैरेटिव को बल मिल गया है, इस बात को मुहर लग गई है। ये उसी दिशा में जा रहा है मामला। तो ये जो चर्चा हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में की और यहाँ भी की कई बार कि ये स्ट्रेटजी है बीजेपी की कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा कोई कांड कर दो, ऐसी कोई बात बोल दो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ध्यान हट जाए, राहुल गांधी से ध्यान हट जाए देश के लोगों का। लेकिन ये उसका उल्टा हो रहा है। बहुत सारे युवा लोगों को, राजीव जी, डेमोक्रेसी और संविधान की बात युवाओं में चली गई अंदर तक, और ये उनको बिल्कुल हिला देगा ये मामला, सूरत के बाद इंदौर का। तो ये बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है इस तरीके काम करके, क्योंकि
पूरे देश में संदेश अब चला गया। अब उसमें कहने की जरूरत नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को बार बार, राहुल गांधी को बार बार, ये चुनाव नहीं कराएंगे, अगर आएंगे तो। ये बात पे अब मुहर लग गई है। और ये दो मामले जो आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं राजीव जी, अब इस चुनाव को एक नई दिशा दे देंगे। अभी तक तो ऐसे ही इंडिया गठबंधन का पलड़ा 2 में भारी था। तीसरे में 7 मई को चुनाव होगा। 7 मई की पोलिंग में आप देखिएगा कि इन 2 मुद्दों, ये 2 नए मुद्दे छाए रहेंगे और इन्हीं पे अगले चरण की मतदान होंगे। राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यहां से चुनाव को प्रभावित होते हुए आप देख रहे हैं? रोज रोज नया नया कुछ कांड लेकर आना बीजेपी का एक हम इस पूरे चुनाव के दौरान देख रहे हैं, क्योंकि 400 पार का नारा देने के बाद से बीजेपी जैसे बैकफुट पे आई है, और उसमें भी खासकर कांग्रेस का जब से घोषणा पत्र आया है उसके बाद से, और 2 फेज का मतदान, और अब तीसरे फेज की तैयारियों में एक इंदौर कांड होना, लेकिन उधर जो हासन में हुआ है उसका कितना प्रभाव पड़ता हुआ आप देखते हैं? देखिए, पहले तो अगर हम बात इसकी करें, जो सूरत की पुनरावृत्ति जो इंदौर में हुई है, इसकी और शुरुआत हम कहें तो खजुराहो से हुई है, और चंडीगढ़ का मामला भी कुछ इसी तरीके का है। कुल जमा बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो रही है, क्या उसके विपरीत जाएगा, इस बात की चिंता पार्टी नहीं कर रही होगी। उसकी मुख्य चिंता यह है कि उसके पास पहले और दूसरे राउंड का जो अनुमान पहुंच रहा है, उसने जो आकलन किया है कि हम काफी पिछड़ रहे हैं। 400 का नारा पार होता है या नहीं होता, 370 भी पार होता है या नहीं होता, हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम 272 पाना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके जीवन मरण का प्रश्न है। तो असली बात यह है कि अगर इस तरीके के कांड 2, 4, 5, 10 जगह कर दिए जाएं, जो कि बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं होगी कि वर्षों से जो लोग राजनीति में है, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, उसके पास से कम उनके बही खातों में इतनी गलतियां तो आप निकाल ही सकते हैं कि कभी भी उनको धमकाया जा सके। आप अगर ये देख लीजिए राजीव जी की 25-30 भी जगहों पर ऐसा कांड हो जाता है, इस तरीके से नाम वापिस हो जाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए रास्ता जो है बहुत आसान कर दिया जाता है, चाहे तो पूरा हटा दिया जाए जैसे सूरत में हुआ, या फिर दूसरी जगह कोई कमजोर सा भी अगर रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे खजुराहो में भी देखिए, खजुराहो में भी जिस प्रकार से विष्णुदेव शर्मा के खिलाफ जो रह गया है, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का है, जिसको समर्थन दे दिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। एक कमजोर सा भी प्रत्याशी होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी का काम चल जाता है। बाकी सब पार्टियां, विशेषकर गठबंधन, जहां शून्य से शुरू करेंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वो 20-25 जितने इस प्रकार से पुनरावृत्ति कर दे, तो वहां से वो शुरू करेगी भारतीय जनता पार्टी। मतलब अगर जिस समय 4 जून के बाद ये हो जाता है कि 25 जगह पर भी अगर उनके उम्मीदवार चले गए भारतीय जनता पार्टी के, सीधे उनको वॉकओवर मिल गया या वाइल्ड एंट्री हो गई, तो बात खत्म। 25-30 से शुरू करेंगे वो। तो आप देखिए कि उन्होंने अपने दौड़ने की जो लाइन है वो कितने आगे खींच दी है कि विनिंग पोस्ट तक पहुंचना उनके लिए जो है कहीं ज्यादा आसान होगा। ये केवल इतनी ही बात नहीं है कि लोग, इसमें निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। या पूरा का पूरा चुनाव ही जो है वो हाईजैक कर रहे हैं, लूट रहे हैं, आप डकैती है कहा जाए तो, लेकिन ये उसके रणनीति का हिस्सा है। इसलिए कांग्रेस को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन असली बात यह है कि कांग्रेस भी इसमें क्या कर सकती है। अल्टीमेटली उसको अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने उम्मीदवारों पे भरोसा तो करना ही करना है। वर्षों तक जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब जैसे बीच में बात चली थी कि संजय शुक्ला जो है, जैसे इंदौर का ही मामला है कि संजय शुक्ला एक बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, लेकिन वो भी वैसे ही निकले, वो दूसरी तरफ चले गए। संजय लूडूपम की बात ले लीजिए, मिलिंद देवड़ा की बात ले लीजिए, आप भरोसा किस पे करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें केवल कांग्रेस पर बहुत ज्यादा इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता कि कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं है। हर पार्टी के साथ ये होता है। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार भी तो खजुराहो में इसी तरीके से वो हो गया, उसका भी नामांकन चला गया। तो हर पार्टी पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की, और सारे देश का नक्शा अपने सामने रखकर, राजनीतिक नक्शा अपने सामने रखकर वो देख रहे होंगे कि लोकसभा में कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां के जो सबसे मजबूत उम्मीदवार है, चाहे गठबंधन का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे उधर वेस्ट बंगाल में हो, उसको कैसे हटाया जा सकता है। सबसे बड़ी मेरी चिंता यह है कि अगर 25-30 में भी इनका निर्विरोध इस प्रकार से आ जाता है, आप देखिए अभी 2 ही राउंड हुए हैं और 3 प्रत्याशी जो है उनकी वाइल्ड एंट्री हो चुकी है, वो सीधे लोकसभा में पहुंच गए। एक तरह से आप मान के चलिए तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये सबसे खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन दूसरी बात, अब
कांग्रेस को क्या करना चाहिए? क्या कांग्रेस को निराश होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो जो दावे कर रही थी कि लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में चुनाव ही नहीं होने देगी, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो भाजपा करके दिखा रही है कि हाँ, जो कांग्रेस कह रही है, जो इस देश का एक समझिए कि विवेकपूर्ण मतदाता, एक चेतना युक्त मानव जो भी सोच रहा है कि आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे, वो देखिए भारतीय जनता पार्टी उसके उदाहरण पेश कर रही है। लड़ना तो पड़ेगा, आप मान के चलिए कि आपको इसी व्यवस्था के साथ जीना है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस भी जान चुकी है, इसलिए बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाती। कांग्रेस जो है अपने तमाम तरह के अभियानों में उसी तरीके से जुटी हुई है। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से जितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े कहें छोटे कहें जो भी है, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे या इंडिया गठबंधन की रैलियों पर उसका कोई फर्क पड़ा? मुझे तो कहीं उसका फर्क बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। जी। हो सकता है कुछ जगह लॉस होगा जैसा कि हम कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन को लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा और वो मान के चले कि उसे इसी बीमारी के साथ ही जीना है। जैसे हर वक्त कोई मनुष्य बीमार होता है, उसको लगता है कि हाँ ये चीजें तो है, ये आपके शरीर में ये बीमारी है, लेकिन इस बीमारी के साथ मुझे जीना है। कांग्रेस मान के चले कि उसके पास आस्तीन में कुछ सांप पाले हुए हैं, लेकिन उसके साथ भी उसको लड़ना पड़ेगा। आने वाले समय में जब समय बदलेगा तो सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होगी और लोग मानने लगेंगे कि नैतिकता के आधार पर कांग्रेस ही बेहतर थी। और ऐसे एक बार आप सत्ता पा सकते हैं, 2 बार पा सकते हैं, 3 बार पा सकते हैं अनैतिक तरीकों से, लोकतांत्रिक मूल्यों को भुलाकर, लेकिन ये कोई स्थायी विजय नहीं होती। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब लोग खुद ही इन्हें खारिज कर दे। और मुझे लगता है दुनिया के इतिहास आप देखिए तो इन चीजों को हमेशा खारिज किया जाता रहा है और भारत में भी ऐसा ही होगा। हो सकता है लड़ाई थोड़ी लंबी चले, लेकिन लड़ाई अंततः जो है वो मूल्यों की ही होगी और आदर्शों की होगी और नैतिकता की होगी, ऐसा मेरा मानना है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सही दिशा आप बता रहे हैं, एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि आगे करना क्या चाहिए कांग्रेस पार्टी को, खासकर इंडिया गठबंधन को, क्योंकि ये जो दावे कर रहे हैं, जो बातें रख रहे हैं, वही यहाँ बीजेपी करके दिखाती हुई नजर आ रही है। चाहे वो इंदौर का मामला हो, चाहे उससे पहले सूरत या खजुराहो का मामला हो, और उससे भी पहले अगर चलें तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा था वो चंडीगढ़ का मामला हो। क्या लोकतंत्र को हाईजैक कर रही है बीजेपी? क्या इस हिसाब से और उस ढंग से देखा जाए तो क्या सेल्फ गोल कर रही है बीजेपी? और सेल्फ गोल करके बुरी तरह फंस गई है। इसलिए फंस गई है क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे हैं। चाहे हासन का मामला हो, वहां भी सेल्फ गोल दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी जाकर जिसके लिए भाषण देते हैं, जिसके लिए वोट मांगते हैं, वो इतना बड़ा लफंगा निकलता है और वो भाग जाता है देश छोड़ के, भाग जाता है देश छोड़ के और पता नहीं चलता। तो ये क्या सेल्फ गोल है? इंदौर में जो आप कर रहे हैं और जैसा बता रहे हैं यहाँ हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वो लगातार, और शकील अख्तर जी भी बोल रहे थे, 89 से लगातार उस सीट पर बीजेपी जीतती आई है। इस बार भी शायद जीत रही थी, फिर ये करने की नौबत क्यों आई? जरूरत क्यों पड़ी आखिर? ये जरा सोचने की जरूरत है। जरा पहले आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, फिर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आऊंगा इसी सवाल के साथ कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ये करके बीजेपी क्या जतलाना चाहती है? 2 पार्ट है। एक तरफ जो इशारा कर रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि एक्सपोज करना चाहिए, यही बात कह रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी कि ये बीजेपी को एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन बीजेपी ये क्यों कर रही है? उससे क्या फायदा है बीजेपी को? चलिए, 3 कैंडिडेट की जीत पक्की दिखाई दे रही है। सूरत हो सकता है हार जाती बीजेपी, हो सकता है खजुराहो हार जाती, या हो सकता है कि ये जो आंधी चल रही है, अंडर करंट है, उसमें इंदौर भी हार जाती। क्या इसलिए उसको सिक्योर करना चाह रही है? और अगर ऐसा सोच रही है तो इसका मतलब है कि बीजेपी के आने वाले समय में और भी बहुत सारे प्लान होंगे, जिसमें 3 नहीं बल्कि 30, 40, 50 सीटें ऐसी होंगी। यह भी हो सकता है कि कई लोग अभी बैठने वाले होंगे विपक्षी दलों के, नॉमिनेशन वापस लेने वाले होंगे या उनका नॉमिनेशन खारिज होने वाला होगा। अमलेंदु जी। राजीव जी, असल में ये कोई संयोग नहीं है बल्कि ये प्रयोग है, और इस प्रयोग की शुरुआत जो थी वो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से हो गई थी। वहां उन्होंने इसको पहले आजमा करके देखा कि ये हमारा प्रयोग जो है वो कितना सफल होता है, और वो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में उनका प्रयोग सफल हुआ। आपको याद होगा लखीमपुर की एक घटना की, जहां एक उसका जिला प्रमुख का पर्चा भरने के लिए एक महिला जा रही थी, उसके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई, उसकी साड़ी वाड़ी इस तरीके से फाड़ने की सब बातें हुई।
तो ये उन्होंने वहां प्रयोग करके देखा पहले कि इसका ये प्रयोग कितना सफल होता है, उसके बाद समझ में आ गया ये प्रयोग आगे चल के दोहराए जाएंगे। आपको याद होगा राजीव जी की जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू थी उस समय भी मैंने ये टिप्पणी की थी कि ये इन्होंने जो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयोग किया है ये पूरे देश भर में इसको अपनाएंगे और ये लोकसभा चुनाव में हर तरीके के हथकंडे अपनाएंगे। उस पर अब ये उतर आए हैं कि हर तरीके के हथकंडे अब ये लोकसभा चुनाव में अपनाना चाहते हैं। अब क्यों अपनाना चाहते हैं, सवाल इसका है राजीव जी। अपनाना इसलिए चाहते हैं, जैसा शकील जी ने कहा कि जब एक हवा बनती है तो वो हवा फिर ऐसी जगहों पर बन जाती है जहां आप बहुत मजबूत रहा करते हैं। सन 77 में राजीव जी ऐसा ही हुआ कि हवा बन गई तो हवा बनने में किसी दिन लकड़ी भी खड़ी थी, लकड़ी भी जीत गई थी। तो ऐसी हवा चूंकि बनती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को, लोग अब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने लगे हैं, 10 साल का हिसाब मांगने लगे हैं और मोदी जी ना हिसाब देना चाहते हैं। हालांकि उनके खून में व्यापार है, वो बताते हैं और खाता वही उनका ठीक ठाक रहता है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन वो खाता वही जो है वो अपने सीए को तो बताते होंगे कि उसमें क्या क्या हेरा फेरी करनी, क्या क्या हेरा फेरी नहीं करनी है, लेकिन वो जनता को वही खाता दिखाना नहीं चाहते हैं किसी तरीके से, जनता जान सके कि मोदी जी ने 10 साल में किया क्या है। तो चूंकि 10 सालों में कुछ किया नहीं है, उसके जवाब देने नहीं है और बताने के लिए कुछ है नहीं, और लग रहा है कि एक आंधी या तूफान जो बन रहा है मोदी के खिलाफ पूरे देश भर में, तो इसको किस तरीके से आंधी और तूफान से निपटा जाए। तो उस आंधी और तूफान से निपटने के जो हथकंडे हो सकते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। समय मशीनों पे चूंकि राजीव जी अब इनका भरोसा थोड़ा ज्यादा रहा नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामला रहा और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई उससे बहुत सी चीजें इनकी समझ में आ गई हैं कि भले ही 5% मशीनों की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, वो जांच कोई भी करे, चाहे सरकार की एजेंसी करे, चुनाव आयोग की एजेंसी करे, लेकिन जांच का रास्ता में खुल गया है कि 5% मशीनों की जांच कराई जा सकती है। प्रत्याशी जो दूसरे और तीसरे नंबर का है वो उसका खर्च जमा करके जांच करा सकता है। तो इसका मतलब राजीव जी ये समझ में आ गया कि मशीनों में उस स्तर पर अब गड़बड़ियां नहीं हो सकती हैं जिस तरीके की गड़बड़ियों की आशंका जताई जाती रही है। तो फिर उसके फिर क्या की जाए, उसके क्या रास्ते निकाले जाए, तो ये रास्ते अब निकालने की कोशिश की गई है। कुल मिला के राजीव जी जो चाहे हासन हो, चाहे इंदौर हो, चाहे सूरत हो, भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है और इसको नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बार बार जो है वो साबित किया है कि इनका असली चाल चरित्र चेहरा यही है। कुल मिला करके हासन राजीव जी अकेला प्रकरण नहीं है। हासन से पहले हमने देखा कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ बीजेपी खुल करके खड़ी रही, हमने देखा किस तरीके से कुलदीप सेंगर के साथ बीजेपी खुल करके खड़ी रही, हमने देखा है किस तरीके से चिन्मयानंद के साथ बीजेपी खुल के खड़ी रही और चिन्मयानंद के ऊपर से तो मुकदमे भी वापस ले लिए गए। तो क्या रेवन्ना के ऊपर से भी अगर मान लीजिए वहां सरकार बीजेपी की होती तो क्या ये मुकदमे जो थे ये वापस ले लिए जाते? बताया जाता है कि रेवन्ना की ये सारी सीडी वीडी जो थी ये तब की है जबकि वहां बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी इस मामले को उठ रहे थे। तो क्या इसको दबा करके रखा गया था? क्या ये समझौता जो जेडीएस के साथ हुआ है वहां कर्नाटका में, क्या इसके पीछे ये रेवन्ना ही था? इसकी ये सीडी थी जिसकी वजह से देवेगौड़ा ने समझौता कर लिया? वरना मुझको तो देवेगौड़ा का राजीव जी याद है कि जिस समय देवेगौड़ा प्रधानमंत्री पद से हटे थे और शरद यादव जो थे वो चले गए थे बीजेपी के साथ में, तो इन्हीं देवेगौड़ा का बयान था कि यहाँ उनको थोड़ा जल्दी जाना चाहिए वरना सीनियरिटी प्रभावित हो जाएगी। तो वो देवेगौड़ा अगर जो है वो साथ में है बीजेपी के साथ इस तरीके से, तो समझा जा सकता है कि इसके पीछे रेवन्ना कायम कुछ ना कुछ रहा होगा और रेवन्ना कायम के जरिए वहां जेडीएस को अपने साथ में लाया गया है। इसका मतलब राजीव जी ये है कि इनको सब मालूम है, जैसे कि प्रियंका गांधी कह रही थी कि अगर मैं 3 दिन के लिए अपनी बेटी के पास चली जाती हूँ तो इनको मालूम पड़ जाता है कि मैं अपनी बेटी के साथ नहीं हुई हूँ और रेवन्ना यहाँ से भाग गया, इनको मालूम नहीं पड़ा ऐसे कैसे हो सकता है। विजय माल्या का राजीव जी मामला सामने आया था, वो आया था कि वो तो उसने खुद कहा कि मैं तो अरुण जेटली को संसद में बताकर के आया हूँ और वो उनका वीडियो चित्र था वो वायरल हुआ कि किस तरीके से वो बात कर रहा है संसद भवन में अरुण जेटली के साथ। तो कुल मिलाकर के इनका असली चाल चरित्र चेहरा यही है। देश की जनता भी राजीव जी इनका चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी है और ये बात भाजपा समझ चुकी है कि उसका असली चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आ चुका है, इसलिए ये सारे कुकर्म किए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या चुनाव में ये सब करके बीजेपी को फायदा है या नुकसान है? जरा समझना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, बीजेपी को इसमें फायदा तो कुछ है, मुझे लगता नहीं कि बीजेपी को इसमें कोई फायदा होने वाला है। बीजेपी एक्सपोज हुई है और एक बात तो है कि कांग्रेस का शुद्धिकरण भी हो रहा है। मैं तो यही आशा करता हूं कि जो अपवित्र आत्माएं कांग्रेस में भटक रही थी उनकी छटनी आसान हो जाएगी। अब अक्षय कांति बम की ही बात करें, ये सज्जन विधानसभा का टिकट चाहते थे, विधानसभा
में इंदौर 4 से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और जब ये टिकट की होड़ में थे तभी से बीजेपी के कुछ लोग इनके पीछे पड़े थे और कोशिश कर रहे थे कि एक पुराने मामले में उनके खिलाफ 307 की कार्रवाई शुरू हो जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन उन्हें बीजेपी की ओर से आगे मामला नहीं बढ़ता दिखा क्योंकि इंदौर 4 से अक्षय बम को टिकट नहीं दिया गया। जब टिकट नहीं मिला तो बीजेपी के नेता शांत हो गए, लेकिन जब लोकसभा का टिकट दिया तो बीजेपी के वही लोग फिर सक्रिय हो गए। यह मामला एक पुराना जमीन का था जिसमें झगड़े हुए थे और उस जमीनी मारपीट के झगड़े में ये धारा बढ़ाई गई। 17 साल पुराना प्रकरण था। तो जाहिर है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझ के कार्रवाई की। कांग्रेस को एहसास था कि जिस तरह खजुराहो में गड़बड़ी की गई वैसी ही स्थिति कहीं इंदौर में न हो, इसलिए उन्होंने डमी उम्मीदवार की व्यवस्था की थी, हमेशा करती ही है। लेकिन मोती सिंह पटेल जो डमी उम्मीदवार थे उनसे भी गलती हुई कि उन्होंने नामांकन फॉर्म में अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस लिख दिया और कांग्रेस का फॉर्म जब ऑफिशियल रूप से गया तो वो अक्षय बम के पक्ष में था। इस तरह इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ वो अलग था। लेकिन अगर आप सूरत का हाल देखेंगे तो सूरत की कहानी भी बड़ी अलग और विचित्र है जो बीजेपी की पूरी कार्यशैली को बताती है। सूरत में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने तो नामांकन पत्र भरने के पहले ही बीजेपी से हाथ मिला लिया था और जो तब निर्विरोध चुनाव की जो आपका ऑपरेशन था उसकी स्क्रिप्ट उन्हें बीजेपी की तरफ से मिल गई थी और उन्होंने अपने चुनाव के नामांकन पत्र में जो प्रस्तावक और क्या कहते हैं दूसरे व्यक्ति के 2 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं वो उन लोगों के थे जो उनके रिश्तेदार थे। और जब नामांकन वहां जमा किया गया तो उन लोगों ने कहा कि हम तो प्रस्तावक है ना समर्थक है। जब उनकी तलाश हुई तो वो परिवार के लोग लापता हो गए। यानी सोची समझी रणनीति के तहत ये सारा काम हुआ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये आगे के दौर में ये चीज हो पाएगी क्योंकि कांग्रेस से गलती हुई है, कांग्रेस के नेताओं से गलती हुई होगी तो वो उसे सुधार लेंगे, निश्चित ही सुधार लेंगे। लेकिन इससे उन लोगों में बड़ी चीजों की बातें हैं जो चुनाव की निष्पक्षता की बात करते हैं और ये सोचते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं, उनके मन में बहुत विचार चुनाव को लेकर अलग आएंगे। दूसरी बात है कि बीजेपी को लेकर लोगों के मन में जो भावना थी वो और बलवती होगी कि बीजेपी चुनाव फेयर तरीके से नहीं लड़ती और वे लोग जो निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, लोकतंत्र के हितैषी हैं, मुझे लगता है कि पूरे देश में बीजेपी को इससे नुकसान होगा। लोग उदाहरण देंगे, सूरत का, चंडीगढ़ का तो उदाहरण देते ही हैं, खजुराहो का और इंदौर का कि बीजेपी किस तरह से किस तरीके से षड्यंत्र करती है। एक बात और, कांग्रेस भी एक पुरानी पार्टी है, उसमें भी वरिष्ठ नेता हैं। अब कांग्रेस और फूक फूक कर कदम रखेगी और हो सकता है जैसा कि शकील जी ने भी कहा कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के चयन में और सावधानी बरते, उनके नामांकन पत्र भरवाने में और सावधानी बरते और ये देखे कांग्रेस में एक समानांतर व्यवस्था होगी अब शायद कि कौन कौन उम्मीदवार किस नियत से चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ भी रहा है या नहीं लड़ रहा है। यहाँ अक्षय बम जो है व्यवसायी व्यक्ति हैं। जब कांग्रेस संगठन ने उन्हें कहा कि चुनाव का काफी खर्च उन्हें खुद उठाना होगा तो वो बिफर गए। 2500 के करीब यहाँ पोलिंग बूथ है। चुनाव वाले दिन 2500 पोलिंग बूथ पर उन्हें करीब करीब 10,000 लोगों के लिए चाय पानी की भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये एक परंपरा है और इस परंपरा के मुताबिक उन्हें खर्च करना पड़ता। तो उन्हें लगा कि जब चुनाव में जीत की संभावना तो कम है और न वो इस तरह से चुनाव लड़ रहे थे कि वो जीतने वाले हैं, लेकिन तो उन्हें लगा कि कारोबार समझकर वो राजनीति में आए थे, तो अब उनका कारोबारी स्वरूप एक्सपोज हो गया है और अब मुझे लगता है कि कांग्रेस और सावधानी बरतेगी और ऐसे प्रकरण आगे होंगे, इसकी संभावना कम होगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। एक पेन ड्राइव 2976 वीडियो
शकील अख्तर जी, 2976 वीडियो एक पेन ड्राइव में हासन का मामला और नाम प्रज्वल रेवन्ना। क्या ये मामला इतना छोटा है? क्या जो अभी जो हम 2-3 अलग अलग मसले और जिसमें एक तरफ इंदौर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हासन की बात कर रहे हैं और दोनों जगह से बीजेपी जिस ढंग से एक्सपोज हुई है, आपको क्या लगता है कि ये चुनाव मतलब अब सेल्फ गोल की तरफ और ख़ासकर नरेंद्र मोदी के लिए और परेशानी भरा हो सकता है? दूसरी तरफ जिस अंदाज में 3 अलग अलग जगहों पे अपनी जीत सुनिश्चित की, चाहे वो खजुराहो हो, चाहे इंदौर हो, चाहे सूरत हो, इससे कितना सतर्क रहना चाहिए विपक्ष को? देखिए, जो होना था वो हो गया। 543 में से 3 सीटें, ठीक है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन को, खासतौर से कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि क्या करना है। 2 चरणों के चुनाव का रुझान क्या है, उन्हें इसका बड़ी अच्छी तरह आकलन करना चाहिए और उससे जो इनको आत्मविश्वास मिला है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। आज की तारीख में चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीजेपी समर्थित मीडिया हो, चाहे कोई निष्पक्ष ऑब्जर्वर हो, चाहे खुद कांग्रेस हो, सबको यह लग रहा है कि 2 चरणों के चुनाव में कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। केरल बहुत अच्छा गया, तमिलनाडु बहुत अच्छा गया, राजस्थान अच्छा गया, उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बढ़ रही हैं। अलग अलग राज्यों का हम यहां नहीं करेंगे, लेकिन आप जहां भी देखेंगे वहां चीजें जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि एक इशू, बेरोजगारी, वो सबसे बड़ा इशू बन गया है। महंगाई वो दूसरा बड़ा इशू बन गया है। अब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हासन का, वो और भी बड़ा इशू है। सीधा सीधा महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। जिस नारे पे मोदी जी 2014 में सरकार में आए थे, अब नहीं होगा नारी पर अत्याचार, क्या था वो है, अब की बार मोदी सरकार, तो उस नारे पर ही सीधा सीधा वार है ये कि आपका एक प्रत्याशी जिसके लिए आप कह रहे थे कि उसको दिया हुआ वोट सीधा मुझको मिलेगा। और ये बात नहीं है कि ये मालूम नहीं होगा, बीजेपी के ही लोगों ने केंद्रीय नेताओं को बताया था कि साहब अगर आप जेडीएस से समझौता कर रहे हैं तो ये मामला है, और अगर जेडीएस इस आदमी को टिकट देगी तो इसके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप हैं। तो बात कोई छुपी हुई नहीं थी। लेकिन बड़ा मामला तो तब बनेगा जब अब तक इसमें टीवी डिबेटें हो चुकी होती। आज कोई टीवी डिबेट की, किसी ने कोई टीवी देखा, कोई खबर है कि टीवी डिबेट हो रही है? इस पे कोई चैनल जो है अपने मुख्य कार्यक्रम बना रहे हैं, किसी चैनल ने अपने रिपोर्टर्स को हासन पहुंचाया है? यहां तो जर्मनी और यूएस और लंदन तक से अपने आदमी पहुंचाते थे, अपने रिपोर्टर पहुंचाते थे, खबरें लाते थे। जर्मन में इनके अपने कॉन्टेक्ट सबके होते हैं, एक समझौता होता है वहां के मीडिया के साथ में। तो कोई जर्मनी से खबर आई? कहीं नहीं है। इसको दबाने की, छुपाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन ये मामला इतना बड़ा है कि दब छुप नहीं सकता। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले को दबाने की कितनी कोशिश की गई, उसने तो दादागिरी भी बताई, उसने तो महिला पहलवानों के साथ ही नहीं मीडिया के साथ भी बताई जी। लेकिन वो मामला नहीं दबा और पुलिस ने वहां पे चालान पेश कर दिया है कोर्ट के अंदर। इसने एक रिव्यू अपील की थी, वो भी खारिज हो गई है, मुकदमा चलेगा। तो देखिए, हमारे यहां चेक एंड बैलेंस की ऐसी व्यवस्था है, इसीलिए संविधान बदलना चाहते हैं कि उस चेक एंड बैलेंस में कोई बच नहीं सकता। देर हो सकती है लेकिन कोई निकल के नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी इस तरह के नॉन इशू, जैसा कि इंदौर में उसने किया है, बहुत सारे लाएगी ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट किया जा सके। अब ये काम कांग्रेस के पास मीडिया नहीं है, इंडिया गठबंधन के पास मीडिया नहीं है, लेकिन जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे,
तीनों एक साथ जा रहे हैं फील्ड के अंदर और तीनों दिन में 2-2, 3-3 सभाएं कर रहे हैं। वहां उन्हें ये सारी बातें और ज्यादा जोर शोर से उठाना पड़ेंगी और बताना पड़ेगा कि देखिए, आपके बेरोजगारी के इशू पे मैं बात नहीं कर पाऊं, इसलिए ये इंदौर का इशू ला रहे हैं साहब। मैं आपके महंगाई के इशू पे बात नहीं कर पाऊं, इसलिए कि सूरत का इशू सामने ला रहे हैं। और इसके अलावा एक काम जो हम बार बार कह रहे हैं वो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और वो काम ये है कि कप्तान को जीत रहे मैच में, अच्छे मैच में खुद जाकर स्ट्राइक लेना पड़ती है और फिनिशर बनना पड़ता है, मैच के फिनिश होने तक खेलना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, मैच अभी हाथ में है, इस बात को कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह और बार बार समझ लेना चाहिए कि ये जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, हम फिर कह रहे 543, 543 में से ओनली 3, कुछ नहीं है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और फर्क अगर पड़ेगा तो वो अगेंस्ट बीजेपी ही पड़ेगा, वो बीजेपी के खिलाफ ही माहौल बनेगा कि भाई तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, अनफेयर क्यों खेल रहे हो। इसका मतलब कि तुम में जीतने की संभावना नहीं दिख रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को अब आगे आके फ्रंट फुट पे अमेठी और रायबरेली में बैटिंग करना पड़ेगी। और फिर एक बार दोहरा देते हैं उस बात को, क्योंकि थोड़ा अमेठी रायबरेली को हम जानते हैं, 40 साल से ज्यादा हो गए वहां जाते हुए। और शायद भारत में दिन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि जिनके ज्यादातर गांवों को हम जानते हैं और जहां के ज्यादातर लोग हमें भी जानते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वहां हम गए हैं, हफ्तों वहां लगातार रहे हैं, कि वहां पे कोई भी प्रयोग जो है कामयाब नहीं होगा। हमारे को याद है शायद 1999 का चुनाव था, कांग्रेस की तरफ से सतीश शर्मा लड़ रहे थे और बीजेपी के अरुण नेहरू थे, और वहां प्रियंका गांधी ने एक भाषण दिया था खाली और पूरा चुनाव पलट दिया था। रायबरेली की बात है ये। प्रियंका ने क्या कहा था? उसने कहा था कि रायबरेली के लोगों, क्या तुम उस आदमी को वोट दोगे जिसने मेरे पिता की पीठ में छुरा घोंपा है? चुनाव पलट गया। और आज प्रियंका गांधी जो हैं, जो भाषण दे रही हैं कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश में कुर्बान हो गया। प्रियंका गांधी आज की तारीख में कह रही हैं कि आप लोग इस बात को ध्यान रखो कि एक अंकल जी, जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा में फूफा कहते हैं, वो फूफा ही कह रही है, उसको अंकल जी बोल रही हैं, एक फूफा जी क्या कहानी सुना रहे हैं और किस तरह अपना ज्ञान जो है आप लोगों को बांट रहे हैं। प्रियंका के ये जो भाषण है आज जगह जगह वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये सब यूपी के बाहर के हैं। सोचिए यूपी के अंदर जब जाके प्रियंका ये भाषण देंगी, रायबरेली अमेठी जो है, हमारे ख्याल में 30 साल से ज्यादा हो गए होंगे तब से प्रियंका संभालती हैं। शायद हमने इस प्रोग्राम में पहले ही बताया होगा कि प्रियंका को वहां भैया जी कहा जाता है। छोटी सी थी, टीनेज, हम गए हैं साथ में, बॉब कट बाल हुआ करते थे इनके, तो अमेठी रायबरेली के लोगों को भैया जी कहते थे। और आज भी अमेठी रायबरेली आप जाएंगे तो वहां दीदी नहीं कहते, जो पूरे देश में दीदी कहते हैं उनको, वहां भैया जी कहते हैं उनको। तो भैया जी जब वहां से चुनाव लड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या माहौल बनेगा। और खाली अमेठी रायबरेली में नहीं बनेगा, वो पूरे यूपी में बनेगा और पूरे देश में बनेगा। यहीं से प्रियंका ने मोदी जी को बहुत करारा जवाब दिया था 2014 से पहले। मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस तो बूढ़ी हो गई, पुरानी पार्टी है। प्रियंका से पूछा, रायबरेली में कैमरामैन थे, फोटोग्राफर थे, सारे लोग थे, प्रियंका खुद खड़ी हो गई कैमरों के सामने, कहने लगी क्या मैं बूढ़ी दिखती हूं? ऐसी खबर चली वो। और मोदी जी उस टाइम जवाब देते थे, प्रधानमंत्री बने नहीं थे। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो मेरी बेटी है। फिर प्रियंका से पूछा, प्रियंका का नो, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। तो प्रियंका जो है बहुत देर से राजनीति में आई हैं और अब इस वक्त वो अपने फुल फॉर्म में है। उनके डेब्यू करने का ये सही वक्त है। देखिए, राजनीति में भी एक समय होता है
और देखिए समय भी बड़ी बड़ी चीज होती है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां। वो समय क्या कांग्रेस का आ रहा है, वो समय क्या बीजेपी का जा रहा है, इन सब सवालों का जवाब होगा। लेकिन ये बिल्कुल देखने की बात है कि जिस तरह से मोदी जी घबराए हुए हैं, जिस तरह से मोदी जी जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी, आप देखेंगे कि 2-3 दिन में तो पता नहीं क्या क्या कहने लगेंगे कि कांग्रेस क्या कर देगी। आज की तारीख में अगर कोई इनको बना के लिख दे कि कांग्रेस ये कर देगी, सारे के सारे प्रोटेक्शन, अनुमान, कांग्रेस कुछ भी कर देगी, तो भैया प्रधानमंत्री वो कैसे कर देगी? पकड़ के पूरी कांग्रेस को ही बंद कर दो ना। एक धारा होती है आईपीसी में, जिसके अंतर्गत अगर हमें लगता है कि फलाने फलाने लोग ये कर देंगे तो हम 144 लगा देते हैं। जी बिल्कुल। क्या आप यहां नहीं जा सकते? तो कांग्रेस भी 144 लगा दो पूरी कांग्रेस के ऊपर। तो कांग्रेस इतना खतरनाक काम कर देगी, लोगों की धन संपत्ति लूट लेगी, लोगों के मंगलसूत्र लूट लेगी, लोगों के घर में घुस जाएगी, दंगे करवा देगी, तो पूरे कांग्रेस के चारों तरफ 144 ही लगाना पड़ेगी आपको। जी जी। तो आज की तारीख में चुनाव जो है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड में है, और यहीं से देखना पड़ेगा कि कौन इसको अपनी तरफ खींच सकता है। आप देखते होंगे खासतौर से क्रिकेट में कि जो अच्छा कप्तान होता है, कोहली जैसा, कपिल देव जैसा, वो किसी भी स्थिति में मैच को मोड़ देता है। 83 का वर्ल्ड कप आज के लोगों को देखा होगा उन्होंने, वीडियो बाद में याद होगा, और फिल्म भी आ गई थी 1983 के वर्ल्ड कप के ऊपर, तो जो हमने पहला जीता था, कि किस तरह कपिल देव ने सिर्फ अपने आत्मबल से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, हिम्मत से वो जीत के हिंदुस्तान लाए थे पहला विश्व कप भारत के सम्मान के लिए। 1983 इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे तो लोग कहेंगे इसमें भी राजनीति आ रही है। 1983 इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जब पहला विश्व कप जीते थे। आज तो छोटी छोटी बातों में, ओलंपिक में हमारी यही लड़कियां, जो पहलवान लड़कियां हैं, मेडल लाती हैं, इसका भी श्रेय खुद ले लेते हैं। खैर, वो सारी बातें बहुत सारी हो जाएंगी। तो आज की तारीख में जो है, ये बिल्कुल सही बात है कि मैच जो है हाथ में है, और इस हाथ के मैच को अगर गंवा दिया तो जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए इस हाथ के मैच को बड़ी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, अकल के साथ और समझदारी के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को खेलना पड़ेगा। जी राजवीर जी जी बिल्कुल। आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, थोड़ा सा इसमें ये बताइए कि क्या ये तमाम मामले जो हैं वो कहीं ना कहीं उस दिशा में जा रहे हैं जहां बीजेपी जो है आज की तारीख में खुद को बैकफुट पे समझ रही है। पहले दूसरे फेज के मतदान के बाद से जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, और अभी हालांकि 7 तारीख में समय है, और उससे पहले एक अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात विपक्ष करता है, अब खुद बीजेपी भी उसी कहीं ना कहीं एक उसमें है, इंतज़ाम में लगी हुई है, लेकिन यहाँ भी वो खुद फंसी हुई नज़र आ रही है, सेल्फ गोल करती हुई नज़र आती है। कैसे देखा जाए आगे के चुनाव को? जी देखिए राजीव जी, चुनाव हम लोग अक्सर बात करते हैं कि चुनाव परसेप्शन पे हारा जीता जाता है। अगर कांग्रेस पिछले 2 चुनाव हारी है, वो परसेप्शन की वजह से हारी। और जब से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, मतलब इसको अगर आप देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर और अब तक, तो मोदी जी लगातार सारे फेजेस में रोज गलत वजह से हेडलाइंस में है, गलत कारणों से हेडलाइन में है। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे मुस्लिम लीग ढूंढने का मामला हो, चाहे देश भर के मुसलमानों को अनाप शनाप कहने का मामला हो। और अब देखिए जो फोटो घूम रहा है और जो स्पीच घूम रही है, वो प्रज्वल रेवन्ना के साथ घूम रही है। फोटो गोला बना हुआ, देश के प्रधानमंत्री का फोटो देश के सबसे बड़े सेक्स घोटाले के अपराधी अभियुक्त के बगल में खड़े हुए गोला बन के घूम रहा है। सोचिए आप, तो आपका अगर एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब प्रधानमंत्री मोदी
गलत वजह से हेडलाइन में ना हो। एक बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने भाषण, अपनी बातें नकारात्मक है सब। वो क्या करेंगे, उन्होंने 10 साल क्या किया, वो आगे क्या करेंगे, उस पर कोई अखबारों की, मीडिया की, सोशल मीडिया की कोई हेडलाइन नहीं बनती। इनके वही वीडियो शेयर होते हैं, वही बातें हेडलाइन बनती है जो नफरत की बातें, जो नकारात्मक बातें हैं। इन दोनों चीजों का गहरा असर होगा, हो रहा है चुनाव में, और खासकर फर्स्ट टाइम और युवा वोटर के ऊपर जी। और इसके उल्टे कांग्रेस या राहुल गांधी तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी की पिच पे आकर बैटिंग उन्होंने नहीं की। वो अपने फोकस्ड एजेंडा पे लगातार बने हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ड्रिल है कि डिफ्लेक्ट करो, कोई ऐसा इवेंट कर दो, कोई ऐसी बात बोल दो कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो चर्चा में ना रहे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो लगातार चर्चा में, जनता उसको चर्चा में ला रही। तो अब जो 3 सीटें जिनकी बात हो रही कि जहां पे जिनको लूट लिया गया और एक तरफा फैसला हो गया, राजीव जी ये मानिए कि इन 3 सीटों का जो फायदा जो बीजेपी गिन रही है, मुझे लगता है मतलब मोटा मोटा 10 सीटों का नुकसान होगा इस परसेप्शन की वजह से, क्योंकि संदेश बहुत खराब जा रहा है। संदेश जा रहा है कि वो कि आप डेमोक्रेसी को डिरेल करना चाहते हो। संदेश जा रहा है कि आप लेवल प्ले फील्ड नहीं चाहते हो। संदेश जा रहा है कि आपकी आस्था चुनाव कराने के प्रति नहीं है। याद कीजिए कि वो जो सर्वे आया CSDS का, उसमें चुनाव आयोग को कितने लोगों ने डिसअप्रूव किया। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो एक गलत वजह से हेडलाइन में है। पूरा चुनाव प्रचार नकारात्मक है, और हम पहले भी इस की चर्चा कर चुके हैं कि एक नकारात्मक प्रचार हमने राजीव गांधी का देखा था VP सिंह के खिलाफ। कोई एजेंसी ने बड़े बड़े विज्ञापन छापे थे, सांप, बिच्छू, केकड़े, पता नहीं क्या क्या उसमें, और वो चुनाव का परिणाम हम जानते हैं। तो चुनाव कभी भी नकारात्मक एजेंडा पे, खासकर सत्ताधारी दल का, नहीं चलता है। और इस बात को मोदी जी समझ नहीं रहे हैं, या उनके जो स्ट्रेटजिस्ट से वो समझ नहीं रहे हैं। उनको शायद गलतफहमी है कि ये मीडिया, जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत गिरी हुई है, उसके सहारे ये चुनाव पार लगा देंगे। ऐसा नहीं होगा। और आखिरी बात, ये जो प्रज्वल रेवन्ना का मामला है, हजारों महिलाएं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और राजीव जी उसमें जिनकी बात आ रही है जी। उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, घर की नौकरानी है, पता नहीं कौन कौन है उसमें। अभी ये मामला जब आगे आना शुरू होगा, 1-2 दिन आप ठहर जाइए, देखिए कि लोग इसके विक्टिम जब सामने आने शुरू हो जाएंगे। मतलब मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल नहीं देखा कि 2800-2900 2900 वीडियोस महिलाएं। इसको हम लोग अभी अंदाज नहीं कि कितना, मतलब मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा यौन शोषण का स्कैंडल निकलेगा। और उसमें फोटो किसकी है? मोदी जी की, गोला लगे हुए आदमी प्रज्वल रेवन्ना के साथ जी। इस फोटो के साथ चुनाव में जाएंगे वो, राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनाव का वक्त है, और ऐसे में एक तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो वायरल हो रही है, वो तस्वीर है प्रज्वल रेवन्ना की, और जो 2976 वीडियो एक इसमें पेन ड्राइव में वो वीडियो जो है वो काफ़ी तैर रहा है, क्योंकि अलग अलग महिलाओं के साथ यौन शोषण के उसके ऊपर आरोप हैं, और वो भाग चुका है। वर्तमान में सांसद है, सांसदी का चुनाव वो लड़ करके हासन से और भाग गया। दूसरी तरफ हमने देख लिया कि क्या कुछ हुआ इंदौर में, हमने देखा उससे पहले सूरत में क्या कुछ हुआ, उससे पहले खजुराहो में भी देखा, और उससे पहले हमने देखा था
चंडीगढ़ में। ये तमाम कहानियां क्या कहती हैं, ये तमाम बातें जो हैं वो दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है वो फंस चुकी है। चाहे वो हासन का मामला हो, चाहे वो इंदौर का मामला हो, और फंसी हुई पार्टी क्या नैया उसकी जो है पार लगेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि चुनाव अभी 5 फेजेज में बाकी है, और जैसे हमारे साथी शकील अख्तर जी कह रहे थे कि यहाँ बहुत चौकन्ना होकर काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को चौकन्नी रह करके टिकट देते समय भी स्क्रीनिंग कमेटी में कौन लोग हैं, वो किसको टिकट दे रहे हैं, आपके पास डमी कैंडिडेट और हैं कि नहीं हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक प्लान बी जो है वो काम कर रहा है बीजेपी का। ईवीएम में अगर आप गड़बड़ घोटाला नहीं कर पाए तो प्लान बी में ये सब है, जहाँ पर बिना ईवीएम तक गए ही रिजल्ट पा लो, यानी कैंडिडेट को सामने वाले को बैठाओ, खरीद लो, पैसे की कमी नहीं है, और जो न बिके उसके सामने ईडी, सीबीआई और आईटी के रेड करवा दो, कुछ और करवा दो, सब कुछ है। केसेस चल रहे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव दिलचस्प है, और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि विपक्षी दल को चौकन्ना रहना होगा। सेल्फ गोल कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, 400 से अब 150 पे आ गए हैं। देखते हैं आगे कहां तक गिरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी आपका, शकील अख्तर जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आफ्ताब आलम